अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 29। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 30 सितंबर 2020 और मैं आपको बताऊंगा कि मैं 438 यानी 438 के CRS स्कोर के साथ कैसे कनाडा में पहुंचा। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे तो बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि मुझे जो है मैंने आइल्स दे दिया था। मैंने अपनी ECA जो कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की एक इक्विवेलेंस होती है वो निकलवा ली थी वेस्ट से, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैंने लिंक भी दिया था आपको, और आप उसमें पाकिस्तान का मैंने लिंक दिया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जैक्ट सॉरी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या कुछ वो आपसे चाहते हैं। खैर, तो वो सब कुछ करने के बाद 16 जनवरी 2019 को मैंने अपनी जो है प्रोफाइल क्रिएट की। ये बिल्कुल सब कुछ फ्री है। आपके आइल्स के ऊपर 30,000 रुपये लग गए। आपने जो अपनी इक्विवेलेंस निकलवाई थी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो थी तकरीबन $200 की या $250 की। देन अगेन प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट प्राइसिंग देख सकते हैं। तो वो सब कुछ करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जहाँ पे वो आपको बहुत सिंपल होता है। कुछ कुछ पेजेस हैं, मैं आपको ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, वैसे यहाँ पे मैं डाल भी दूंगा, जहाँ पे आप जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो वंस आप क्रिएट कर लेंगे प्रोफाइल, आप उसके अंदर जाके अपना वेस्ट का जो भी इक्विवेलेंट होगा उस सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है, वो आपसे नंबर मांगते हैं, वो खुद ही उनसे वो डेटा ले लेते हैं। इसी तरह आपकी आइल्स की रिपोर्ट के ऊपर भी एक नंबर होगा, वो नंबर आपसे लेंगे और वो स्कोर डाल के आपको बताना भी पड़ता है कि मेरे राइटिंग में इतने थे, इसमें इतने थे, इसमें इतने थे। तो मेरे चूँकि 2 दफ़ा आइल्स दिया था, पहली दफ़ा मुझे राइटिंग में थोड़ी सी मार पड़ी थी तो मुझे CLB 9। अब CLB क्या होता है? कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। तो कनाडा वाले करते ये हैं कि आपके आइल्स के स्कोर को, नॉर्मली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि आइल्स में कितना बैंड है जी, मेरा 7 है, मेरा 6 है, मेरा 8 है, और वो सारी चीज़ों का जो एग्रीगेट बनता है राउंड ऑफ करके उसकी बात कर रहे होते हैं। बट जब आप कनाडा आने की बात करते हैं तो ना सिर्फ आपका ओवरऑल स्कोर मैटर करता है आइल्स के अंदर, लेकिन आपका इंडिविजुअल बैंड्स भी हर एक चीज़ में, यानी लिसनिंग में क्या था, रीडिंग में क्या था, स्पीकिंग में क्या था और राइटिंग में क्या था, तो वो भी मैटर करता है। और वो क्या कितना मैटर करता है, ये एक अलहदा वेबसाइट है जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ डिस्प्ले भी कर दूंगा। उसको बोलते हैं CLB होता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, ठीक है। तो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क के अंदर 7, 8, 9, 10 उन्होंने मुख्तलिफ रेंजेस बनाई हुई हैं। आई थिंक 4 से शुरू होता है। जो CLB 9 होता है वो होता है 8,777। अब 8,777 का मतलब है लिसनिंग में आपके 8 होने चाहिए, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में 7 होने चाहिए। तो ये बनता है CLB 9। अब वो पीछे कैलकुलेट किस तरह करते हैं उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट CLB 9 को हम टारगेट कर सकते हैं और ये डूएबल है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आइल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो देखनी चाहिए और किस तरह आइल्स का स्कोर हम अच्छा ले सकते हैं, क्योंकि ये उन चीज़ों में से एक है जो आपके इख्तियार में है। एज आपके इख्तियार में नहीं, मैं खैर उसकी तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके इख्तियार में नहीं, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप इम्प्रूव करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं और आइल्स उसमें से एक है। खैर, तो मैंने अपनी प्रोफाइल बना दी, सब कुछ कर दिया 16 जनवरी 2019 को, और 438 का कट ऑफ था। 438 मेरे पॉइंट्स थे और कट ऑफ उस वक्त चल रहा था 460 और 470 के दरमियान। तो मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैंने मेहनत कर दी, मैंने अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया, अब बाकी अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। अगर होना हुआ, मेरी किस्मत में हुआ तो हो जाएगा, क्योंकि इंसान कोशिश करता है और अल्लाह पे बाकी चीज़ छोड़ देता है। अगर आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ दें तो वो भी गलत है, और अगर आप कहें कि अल्लाह पे नहीं मैं खुद ही सब कुछ करूँगा तो वो ईमान के ख़िलाफ़ है। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैंने इतनी एफ़र्ट जितनी मैं कर सकता था मैंने कर दी। मैंने 2 दफ़ा आइल्स भी कर लिए इम्प्रूव करने के लिए, मैंने अपनी एजुकेशन भी डाल दी, मैंने वर्क एक्सपीरियंस भी ले लिया। अब बाकी फिर देखते हैं क्या बनता है। तो हुआ ये कि यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं PNP, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। यहाँ पे 10 प्रोविंसेस हैं और उसमें से सारे तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे अपना एक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम चलाते हैं। उसमें होता ये है कि हर प्रोविंस अपने प्रोविंस के लिहाज से देखता है कि मेरे यहाँ पे कितनी जॉब्स हैं
और मुझे किस किस तरह के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, क्योंकि कनाडा का सबसे बड़ा मसला ये है, यहाँ पे इमिग्रेशन इतनी फेमस इसलिए है, ऑस्ट्रेलिया में भी कनाडा में भी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बहुत बड़ा कंट्री, कनाडा दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है रशिया के बाद, और आबादी है यहाँ की 3,70,00,000, यानी लाहौर और कराची की आबादी मिलाएं तो उतनी इस पूरे मुल्क की आबादी है, जो साइज़ में पाकिस्तान से 10 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे इनका सबसे बड़ा मसला, इनके पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, इनको लोग चाहिए। तो जो लोग चाहिए उसमें इनको प्रोफेशनल लोग चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, टीचिंग वाले लोग चाहिए, जो लोग आके इनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो खैर हर प्रोविंस अपने एरिया में रिसर्च, उनके पास डेटा होता है और वो देखते हैं कि हमें कितने प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो उस बेसिस के ऊपर अब आपने तो अपनी प्रोफाइल बनाई होती है canada.cic.gc.ca पे, जो कि एक फ़ेडरल प्रोग्राम है, और वीज़े का नाम है फेडरल स्किल वर्कर वीज़ा, ठीक है। और उसमें एक्सप्रेस एंट्री एक स्ट्रीम है। पुराने वक्तों में मेल के थ्रू और डॉक्यूमेंट फिजिकली भेजने का और वो सारा होता था, तो उसमें टाइम लगता था। अब उन्होंने सारा चूँकि ऑनलाइन कर दिया है, तो उसको वो एक्सप्रेस एंट्री बोलते हैं कि भाई तेज़ी से काम हो जाता है। वीज़ा फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के तहत ही मिलता है। तो उसके अंदर फिर क्या होता है, हर प्रोविंस के पास उस डेटाबेस का एक्सेस होता है। जब मैंने प्रोफाइल बना के डाली तो वो जो भी प्रोविंसेस थे वो मेरा डेटा वहाँ से देख सकते थे। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ प्रोविंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओंटारियो है, उसके अलावा सस्कैचुअन है, जिनकी वेबसाइट्स बनी हैं जिस पे आप जाते हैं। ये जब आपने एक दफ़ा कर लिया, अपनी प्रोफाइल बना दी, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे देखें कि मुझे प्रोविंशियल नॉमिनी बनने के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन होगी और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो वो एक सब एप्लीकेशन बन जाती है और वो आप सबमिट करवाते हैं वहाँ पे, और अगर आप फिर वेट करते हैं कि आपको नॉमिनेट वो करते हैं या नहीं। लेकिन एक प्रोविंस है अल्बर्टा के नाम से। अब अल्बर्टा जो है वो वेस्ट कोस्ट पे है, ऑयल एंड गैस रिच प्रोविंस है। तो उनका प्रोग्राम आप एक्सेस नहीं कर सकते। आप alberta.ca पे जाके सिंपली नॉमिनेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अल्बर्टा आपको इंटरेस्ट ऑफ नॉमिनेशन भेजता है बाय मेल। तो हुआ कुछ इस तरह कि मैंने जो जनवरी में तो अप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर मैं वेट करता रहा। तो तकरीबन मार्च के एंड पे, तकरीबन लास्ट वीक ऑफ मार्च में मुझे एक ईमेल आई alberta.ca वालों की तरफ से, यानी अल्बर्टा की गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें था कि हम आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं और हम आपको नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो आर यू इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास तो और कोई तरीका है नहीं, तो अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो व्हाई नॉट। मैंने उस ईमेल के अंदर था कि अगर आप हैं तो इस ईमेल पे रिस्पॉन्ड करें। मैंने रिस्पॉन्ड किया, तो फिर वो आपको एप्लीकेशन पैकेज भेजते हैं। वो फॉर्म्स जो आपने फिल करने हैं वो हर बंदे के लिए स्पेशल भेजे जाते हैं, आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते। तो खैर उन्होंने मुझे पूरा पलंदा भेज दिया फॉर्म्स का, और उसके अंदर वो सारे फॉर्म्स मुझे फिल करके जो था उसके अंदर काफ़ी सारी वही कॉमन चीज़ें थी जो कि मुझे इसके लिए भी चाहिए थी। तो वो मेरा टाइम बच गया कि मैं एक दफ़ा ही अगर रेफरेंस लेटर मुझे अपनी कंपनी की तरफ से चाहिए तो वो भले इधर चाहिए हो भले उधर, मैंने तो बनवाना ही था तो वो मैंने बनवा लिया। और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी, खैर वो डिटेल बाद में। तो वो मैंने कर लिया और वो एप्लीकेशन मैंने DHL के थ्रू इनको कनाडा में भिजवा दी। अब उसके बाद फिर एक वेटिंग गेम नई स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद तकरीबन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 1 महीना मैंने वेट किया, और अप्रैल के एंड पे अल्बर्टा वालों की मुझे मेल आई कि ठीक है, आपका डॉक्यूमेंटेशन सारी ठीक है और हम आपको नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं नॉमिनेशन। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे नॉमिनेशन तो मेरा स्कोर था 438, तो अगर मैं नॉमिनेशन एक्सेप्ट करूं या जॉब ऑफ़र का भी सिमिलर सिचुएशन है, जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लें आप या नॉमिनेशन, तो 600 एडिशनल पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं उसी वक्त। तो 600 का मतलब है कि 438 प्लस 600 मेरे पॉइंट्स बन जाने थे 1038। और बेसिकली वो करता आपको ये है, क्योंकि पूल का कट ऑफ चल रहा है 470 460 के दरमियान, तो आप जब 1038 पे होते हैं तो नेक्स्ट जो भी ड्रॉ होता है उसमें आपको कंफर्म होता है कि मेरा नाम अब आ जाएगा। खैर तो मैंने जो है वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट की। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट की तो अगले दिन आई थिंक तकरीबन मेरी प्रोफाइल के अंदर मुझे नज़र आ गया कि मेरे पॉइंट्स 1038 हो गए हैं। और उससे नेक्स्ट जो ड्रॉ था, जो गालिबन ड्रॉज उस वक्त 2 वीक्स अपार्ट होते थे, आजकल कोविड की वजह से ड्रॉज का टाइम भी ऊपर नीचे सब कुछ ही खैर ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन उस वक्त 2 वीक्स के बाद ड्रॉ होते थे। तो उसके बाद अगली नॉमिनेशन में मेरा नाम आ गया, और मैंने जो है फिर उसके बाद अब जब आपको वो नाम आ जाते तो उसको बोलते हैं ITA, इनविटेशन टू अप्लाई, कि आपको गवर्नमेंट कह रही है कि यू आर
आपने जो भी हमें डेटा अपना दिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने हमसे प्रूफ कुछ नहीं मांगा। अल्बर्टा वालों ने मुझसे प्रूफ ले लिया था, बट वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन उन्होंने चूँकि देनी थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने मेरे से अभी तक कोई प्रूफ नहीं मांगा। मैंने बस उनको आइल्स के एक रिपोर्ट कार्ड नंबर दिया और स्कोर बता दिया और वेस्ट का भी एक नंबर दे दिया। अभी तक मैंने उनको डिटेल्स नहीं दी। तो फिर होता ये, जब आपको वो इनविटेशन टू अप्लाई देते हैं तो उसके बाद आपको 60 दिन का टाइम मिलता है, 60 डेज़ का, जिसके अंदर वो आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं जो आपने लेके तो फिर उसके बाद उस सारी चीज़ को सबमिट करवाना होता है इन फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन की एक फ़ी होती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने आपसे कोई फ़ीस नहीं ली थी, लेकिन अब एक फ़ी होगी जो आप देंगे। अब वो डिपेंड करता है आप कपल हैं, आप सिंगल हैं, तो उसकी और आपकी फैमिली में कितने लोग जा रहे हैं, तो उस पर वो डिपेंड करता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली वीडियोस में मैं स्क्रीन कैप्चर के साथ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ही उसी का फ़ायदा है। अभी मेरे पास तो जो अपना मैंने किया था वो तब किया, और वो 1.5 साल हो चुका है उस बात को। खैर, तो उन्होंने मुझे ITA भेज दिया। मैंने वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, उसमें मोटा मोटा बता देता हूँ, पुलिस सर्टिफिकेट था, बैंक स्टेटमेंट थी, एक ख़ास फॉर्मेट वो आपको भेजते हैं जिसमें आपने उनको देनी होती है, आपकी कंपनी का जिसका आपने उनको बोला कि मेरे पास 3 साल या इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उस कंपनी के लेटर हेड पे एक रेफरेंस लेटर जिसमें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली बताई जाए कि बंदा यहाँ पे इतने से इतने अरसे रहा और ये करता था और ये इसकी सैलरी थी, और वो कंपनी के लेटर हेड पे होनी चाहिए। आपका बॉस या HR वाला उसको साइन कर सकता है। उसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। खैर, ये हो गया। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके नेटिव कंट्री का और हर उस कंट्री का जिसमें आप 6 महीने या उससे ज़्यादा रहे हैं, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारी चीज़ें एक आधी और होगी जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मैं चूँकि अभी स्टोरी बता रहा हूँ तो मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा। तो वो आप फिर अपनी एप्लीकेशन पैकेज मैंने उनको सेंड कर दिया, और विदिन 60 डेज़ का टाइम मेरा था, और मेरा हाल है मैंने कोई 35 दिन के अंदर, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था तो मुझे था कि मैं कर लूँ, बजाय इसके कि मैं कहीं फील्ड में चला जाऊँ, मैं फिर लाहौर में ना हो तो मेरे लिए मसला हो। तो 35 दिन के अंदर मैंने वो सारा कुछ सबमिट करवा दिया, फ़ी पे कर दी, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने सब कुछ कर दिया, अब आप तसल्ली से बैठें। 6 महीने का नॉर्मल टाइम होता है, और उनकी वेबसाइट पर जब आप ये करते हैं तो वो एक बाकायदा बार बन जाती है, और उस पर वो दिन वाइज आपको दिखा रहे होते हैं कितने दिन गुजर गए आपकी एप्लीकेशन को। तो 6 महीने तक वो कहते हैं आपने अभी कुछ भी नहीं कहना। अगर 6 महीने के बाद एक्स्ट्रा टाइम लगे तो फिर आप हमें कांटेक्ट करें, लेकिन अभी आप फ़िलहाल सुकून से बैठें। हमें अपने तौर पे आपका सारा जो डेटा, आपने अपनी जॉब बताई, आपने आइल्स बताया, आपने डिग्री बताई, आपने ये किया, आपने वो बताया, आपने बैंक बैलेंस, हमें वो सब कुछ वेरीफाई करने दें। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ हम करके, तो हम 6 महीने बाद आपको बताएंगे कि क्या हम आपको वीज़ा इशू कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि क्या आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने हमें दी है बेसिकली वो सही है या नहीं। तो उसके बाद फिर वेटिंग टाइम स्टार्ट हो गया। तो मैंने, जो मुझे याद है, मैंने 16 जुलाई 2020 को फाइनल अपनी एप्लीकेशन सारी जमा करवा दी थी सारी चीज़ के बाद, और उसके बाद वेटिंग टाइम शुरू हो गया। तो 16 जुलाई से अगर आप 6 महीने लगाएं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो 16 जनवरी मेरी डेट बनती थी जिस तक मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जानी चाहिए थी। खैर, 16 जनवरी आ गई और मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ नहीं आया। मुझे थोड़ी सी परेशानी शुरू हो गई कि यार 6 महीने तो मैक्सिमम टाइम मांगते हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि 6 महीने ही लगें, 2 महीने में भी कई लोगों का हो जाता है। मैं जानता हूँ कई लोगों को जिनका 2 महीने में भी हुआ है, और कई लोगों को मैंने जानता हूँ जिनका 5 महीने में भी हुआ। तो मेरे 6 महीने 16 जनवरी को पूरे हो गए, और मेरी नॉमिनेशन, मेरी जो है मेरे वीज़ा के लिए, मेरा वीज़ा नहीं आया। अच्छा, मैं थोड़ा सा परेशान था, और जनवरी फिर गुजर गया। जैसे ही जनवरी का एंड हुआ तो उनका एक तरीक़ेकार होता है जहाँ पे आप फिर उनको अप्रोच कर सकते हैं, और उसमें उन्होंने लिखा होता है कि अगर 6 महीने से पहले करेंगे तो इस ईमेल का आपको जवाब भी नहीं आएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन का टाइमलाइन ज़्यादा हो गई है तो आप हमें करें, फिर हम आपको रीज़न बताएंगे। तो उनको फिर मैंने परस्यू करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, लेकिन कब तक होगी ये हम आपको नहीं बता सकते। मुझे थोड़ी सी परेशानी लग गई उसमें। खैर, मैंने एक और काम भी किया था, वो बताने का, वो मैं आपको वैसे बताऊंगा, डिटेल जब शेयर करूंगा कि वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कि आपकी एप्लीकेशन किस पॉइंट पे फंसी हुई है और क्या उसमें वो कमेंट्स हैं, लेकिन अभी के लिए वो ज़रूरी नहीं है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आखिरकार 24 फरवरी 2020, यानी कि आप समझ लें 16 फरवरी को 7 महीने और 8 दिन बाद मुझे एक प्रोफाइल के अंदर, मुझे आपको एक ईमेल आती है और लिखा होता है कि यू हैव अ न्यू मैसेज इन योर CIC प्रोफाइल। आप प्रोफाइल खोलते हैं, वहाँ पे जाके मैसेजेस में जाके देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ था वीज़ा रिक्वेस्ट। बेसिकली वो आपको कह रहे होते हैं, सॉरी, पासपोर्ट रिक्वेस्ट,
कि आप अपना जो है अब पासपोर्ट लेके, तो लाहौर में जेरीज़ के नाम से एक है इदारा, तो वो ये करता है, तो आप वहाँ चले जाएं और जाके तो फिर आप जो है ना अपना वो सबमिट करवा दें। फ़ी आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, तो 1 हफ़्ते के अंदर आपका वीज़ा लग के आ जाएगा एम्बेसी से। तो 24 फरवरी को मुझे उन्होंने ये भेजा और मैंने जाके सबमिट करवाया, और आई थिंक 28 फरवरी को मेरा वीज़ा लग के वहाँ से आ गया। और वो वीज़ा होता है, उस वीज़े का स्टेटस होता है इमिग्रेंट स्टेटस होता है, सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, और उसकी ड्यूरेशन कुछ इस तरह से होती है कि आपको याद होगा मैंने बोला था 16 जुलाई को मैंने अपनी फ़ाइनल सबमिशन की थी। तो भले आपका वीज़ा आए 16 अगस्त को, भले वो आ जाए 30 सितंबर को, नवंबर में आ जाए, जनवरी में आ जाए, उसकी वैलिडिटी वो 1 साल रखेंगे फ्रॉम द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन। मेरे केस में चूँकि 16 जुलाई को मैंने सबमिट की थी और मुझे बेशक वो वीज़ा मिला 28 फरवरी को, लेकिन उसकी वैलिडिटी थी यानी 28 फरवरी 2020 को, और उसकी वैलिडिटी थी 20 जुलाई 2020 तक, तो 1 साल 4 दिन। तो उन्होंने मुझे 20 जुलाई 2020 तक का वीज़ा दिया सिंगल एंट्री, क्योंकि आप सिंगल एंट्री, और उस वीज़े के साथ आपको एक पेपर मिलता है जिसको बोलते हैं COPR, कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। तो वो जब तक आपके पास PR कार्ड नहीं होता, तो वो डॉक्यूमेंट आपका बेहतरीन दोस्त होता है, क्योंकि उसी बेसिस पे आप प्रूव कर सकते हैं कि जी मैं जो हूँ यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे आ रहा हूँ। तो वो दोनों चीज़ें मुझे 28 फरवरी को मिल गई, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने जो है उस वक़्त कोरोना वायरस आ चुका था, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस तरह से नहीं था, और ना अभी इतना वो पूरी दुनिया को उसने बंद किया था। तो मैंने जो है उसी वक्त जो है पाकिस्तान में एक एजेंट के थ्रू टिकट बुक करवाई, सस्ता टिकट, एक ऑनलाइन सर्विस है। मैंने वहाँ से एक ब्रिटिश एयर की प्रवास बुक करवाई, और वो इसलिए क्योंकि वो मुझे बड़ी अच्छे रेट पे मिल रही थी, लेकिन वो थी इस्लामाबाद से। तो ऑल्दो कि मुझे लाहौर से इस्लामाबाद जाना पड़ना था, लेकिन चूँकि प्राइस बड़ी अच्छी थी और उसमें लेओवर्स कम थे, ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट इस्लामाबाद से डायरेक्ट लंदन हीथ्रो से जो अगली फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट कैलगरी अल्बर्टा, जहाँ पे मैंने लैंड करना था। एक इंपॉर्टेंट बात, PNP के केस में चूँकि आपको उस प्रोविंस नॉमिनेट कर रहा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ से आपकी जो फ़र्स्ट लैंडिंग, जो प्रॉपर डेस्टिनेशन, क्योंकि वो फ़्लाइट हो सकता है आपकी कनेक्टिंग हो, लेकिन आप जहाँ कनाडा में एग्ज़िट कर रहे हैं एयरपोर्ट से, वो अल्बर्टा या उस प्रोविंस में हो जहाँ पे आपने, जिसने आपको नॉमिनेट किए, क्योंकि उन्होंने इसी वजह से नॉमिनेट किए कि आके आप उनकी इकॉनमी को सपोर्ट करें, ना कि आप किसी और क्यूबेक या ओंटारियो में लैंड करके कहें कि मैंने तो वहाँ जाना ही नहीं है। खैर, तो कैलगरी की फ़्लाइट थी, मैं बड़ा खुश था। उसके बाद टाइम गुजरता रहा, और फाइनली फिर आपने शायद देखा हो कि मैंने कुछ वीडियोस अपने चैनल पे बनाई थी कि आई क्विट माय जॉब, और ये वो जून की बात है, जून 2020 की। और फिर मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया, क्योंकि मैंने महीने का नोटिस छोड़ना था। अब चक्कर ये था, मेरा वीज़ा जैसे मैंने आपको बताया 20 जुलाई को एक्सपायर हो रहा था, और मैंने फ़्लाइट जो बुक की थी वो थी 16 जुलाई की। मैं चाह रहा था कि एंड तक रखूँ इसको, और 4 दिन एक्स्ट्रा हैं मेरे पास। मैं आपको एडवाइस करूँगा आप थोड़ा सा मार्जिन इससे ज़्यादा रखें, लेकिन चूँकि मैं चाह रहा था मैं गर्मियों में यहाँ पे आऊँ। पहली बात यह है कि यहाँ का मौसम पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। आज 30 सितंबर है और इस वक्त 11 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर अच्छी खासी बारिश और हवा चल रही है, और इसी वजह से मैंने अंदर अपर पहना हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग ने अभी हीटिंग ऑन नहीं की यहाँ पे। तो ब्रिटिश एयर की मैंने परवाज़ बुक करवाई। अब हुआ ये कि जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैला, दुनिया में फैला, तो मई के अंदर ब्रिटिश एयरवेज़ वालों की मुझे ईमेल आ गई कि वो जो फ़्लाइट थी उसकी जो एक पहला पार्ट था इस्लामाबाद से लंदन वाला, वो जो है वो कैंसिल हो गया। लंदन से कैलगरी वाली है, लेकिन ये पहले वाली कैंसिल हो गया। वो फ़्लाइट मेरे किसी काम की नहीं थी। मैंने खैर उनको कॉल की, ब्रिटिश एयरवेज़ वालों को। उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिकन एयर हमारी पार्टनर एयरलाइन है, तो हम आपको उनकी तरफ रेफ़र कर देते हैं, उसी प्राइस में सब कुछ, वही आपकी टिकट चेंज हो जाएगी। तो अमेरिकन एयर की भी फ़्लाइट जो थी वो थी इस्लामाबाद से, और वो बरास्ता डैलस टेक्सास USA से होके यहाँ पे आती थी। मैंने कहा ठीक है, ये भी चलेगा। हफ्ता गुजरा और अमेरिकन एयर वालों की मैंने खैर, चूँकि इस दौरान इतना कुछ चेंज हो रहा था, एयरलाइंस नॉर्मली करती हैं कि वो अपने पैसेंजर्स को बताती हैं, आप में से जो लोग फ्लाई करते हैं उनको पता है, PIA पे करें, जिस पे भी करें, वो आपको मैसेजेस या जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आपको बताती हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है या टाइम पे क्या है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इतनी अनसर्टेनिटी थी कि कोई भी एयरलाइन जो है वो पैसेंजर्स को नहीं बता रही थी।
और फ़्लाइटें जो हैं वो 2-2 दिन पहले कैंसिल हो रही थी, तो वो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई थी। खैर अमेरिकन एयर वालों की मैंने ऐप डाउनलोड कर ली और मैं उसको डेली चेक करता था ताकि देख सकूं मेरी फ़्लाइट टाइम पे है जिस वक्त उसने उड़ना है। और तकरीबन 1 हफ़्ते बाद अमेरिकन की वो फ़्लाइट मुझे शो होनी बंद हो गई, उस पर एरर आ गया। मैंने अमेरिकन को कॉल की, उन्होंने कहा कि हाँ अब आपकी जो फ़्लाइट आई थिंक दरमियान, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो थी इस्लामाबाद से कतर, कतर से डैलस, डैलस से जो थी कैलगरी, तो आई थिंक कतर से जो डैलस वाली फ़्लाइट थी वो दरमियान में स्किप हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, हमारी कतर एयरवेज़ भी हमारी एक सिस्टर यानी बिज़नेस पार्टनर है हमारे, तो हम आपको अब उस पर मूव कर देते हैं और वो फ़्लाइट लाहौर से है। मैंने कहा चलो मुझे तो फ़ायदा ही है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, तो वो कतर की फ़्लाइट लाहौर से दोहा, और दोहा से फिर उसके बाद डैलस, और डैलस तक फिर कतर की रहनी थी, और फिर डैलस से अमेरिकन एयर का जहाज़ आपको डैलस टेक्सास से कैलगरी अल्बर्टा लेके आता। मैंने कहा सही है, लेकिन वो फ़्लाइट थी 2 दिन पहले की, तो उन्होंने कहा 16 जुलाई जो आपने ओरिजिनली बुक की थी उस पर नहीं है ये फ़्लाइट है 14 जुलाई को। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैंने उस हिसाब से अपना सारा कुछ प्लान किया हुआ है। खैर वो हो गई फ़्लाइट, और अल्टीमेटली जब जुलाई आया तो कतर एयरवेज़ वालों ने वो फ़्लाइट कैंसिल कर दी। अब 2 जुलाई का दिन था, कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट हो चुकी थी कैंसिल। मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरा वीज़ा हो जाना था 20 जुलाई को एक्सपायर। अब अगर वीज़ा 20 जुलाई को एक्सपायर हो जाता तो ऐसा नहीं था कि मैं आ नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि अगर आप कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप हमें एक पूरी डिटेल भेज दें, एक लिंक भेजा हुआ था उस पर, तो हम आपको फिर बता देंगे आपका वीज़ा ये वाला जो आपको इशू हुआ है ये नल एंड वॉइड, ये कैंसिल समझा जाएगा, आपको एक नया वीज़ा इशू होगा जब हमारे ऑफिसेज खुलेंगे। अब ये उस वक्त, अब तो हमें पता है कि कोरोना वायरस कहाँ पे खड़ा है, उस वक्त कुछ नहीं पता था, ये मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये हो गया कि यार अभी तो ये पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैली है और मुझे नहीं पता इनके ऑफिसेज कब दोबारा खुलेंगे, या खुलेंगे भी या नहीं खुलेंगे। तो अगर मैं इस चीज़ को रिस्क करता हूँ तो मैं जॉब से रिज़ाइन कर चुका हूँ। जॉब का तो खैर रिज़ाइन का मसला नहीं होता, वो आप वापस भी ले सकते हैं, बट एक आपकी मेंटल स्टेट होती है ना, आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया होता है मेंटली कि मैं जा रहा हूँ। और सर्दी में मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था, क्योंकि सर्दियाँ यहाँ की मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा बहुत बुरी होने वाली हैं। खैर, तो मैंने कहा कि यार मेरे पास मौका और कोई नहीं है, मैंने जाना तो जुलाई में ही है और अभी जाना है, तो फिर मैं क्या करूँ। तो कतर एयरवेज़ वालों ने 14 की वाली फ़्लाइट कैंसिल की, फिर उनको मैंने कॉल की, उनसे बात की, उन्होंने वो फ़्लाइट पकड़ के, मैंने कहा इससे पीछे की कोई डेट है, उन्होंने कहा नहीं 19 जुलाई की एक डेट है, और उस पर सेम फ़्लाइट सेम आइटिनरी रहेगी, लाहौर से दोहा, दोहा से डैलस, डैलस से यहाँ पे, लेकिन वो 19 जुलाई को है। अब वीज़ा मेरा एक्सपायर हो रहा था 20 को, और दरमियान में कोई भी फ़्लाइट लेट हो सकती थी, कैंसिल हो सकती थी, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर आप किसी कंट्री का कभी भी वीज़ा लगवाएं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जब वो आप फ्लाई करना शुरू करें तो वो वैलिड हो, लेकिन जब आप लैंड करें उस जगह पे तो वो दिन रात के फ़र्क की वजह से वो वीज़ा एक्सपायर हो गया। वो वीज़ा वैलिड होना चाहिए जब आप उस कंट्री में एंटर हों, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये किसी भी ट्रैवल के लिए। तो खैर मैं ये रिस्क ले नहीं सकता था कि मैं 19 जुलाई को सफ़र करूं और 20 को पहुंचूं, और अगर दरमियान में कोई फ़्लाइट, क्योंकि 3 फ़्लाइटें हैं, और अगर कोई भी फ़्लाइट मिस हो जाए, लेट हो जाए, और मैं 20 की बजाय 21 को पहुंचूं तो मुझे वो कहें कि भाई आप किधर आ रहे हैं। तो मैंने फिर एक काम किया, और उन दिनों आपको याद होगा जून में पीआईए का, आई थिंक मई का एंड था या जून था, पीआईए की एक फ़्लाइट क्रैश हुई थी कराची में, जो बहुत ही अफसोसनाक ख़बर थी, और एंड पे उसकी मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन फॉलो की थी, क्योंकि मुझे थोड़ा वैसे भी एविएशन का शौक़ है देखने का। तो उसमें वो पायलट की कह लें नाअहली कह लें, या उसने केयर नहीं की कि मेरे पास तो 17,000 घंटे का एक्सपीरियंस है फ़्लाइट का, और उसकी हाइट ज़्यादा थी, और ख़ैर उसने जहाज़, आपको पता ही है, वो क्रैश हो गया, 100 लोग मर गए थे उसमें। तो पीआईए से सफ़र करना उस वक्त बहुत रिस्की भी बना हुआ था, और मुझे सारे कह रहे थे कि पीआईए से तो तुम नहीं ना जाओगे। लेकिन अल्टीमेटली फिर मैंने जब देखा कि ये सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, और फिर मैंने देखा कि कौन सी फ़्लाइट्स हैं जो वाकई उड़ रही हैं, तो फ़्लाइट रेडार एक बहुत अच्छी ऐप है, फ़्लाइट रेडार फ्री ऐप है, वो आप डाउनलोड करें, वो आपको रियल टाइम बताती है कि ये फ़्लाइट कब उड़ी थी, कब लैंड की, कितने ऑल्टीट्यूड पे थी, कितने बजे उड़नी थी, कितने बजे उड़ी एक्चुअल में, वो सारा कुछ बताती है। आपने बस एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है, फ्री ऐप है, लाहौर के लिए भी आप मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उसको बहुत कीनली फॉलो करता था, तो मैं देख रहा था कि पीआईए की सारी फ़्लाइट्स, पीआईए की वीक में एक फ़्लाइट जाती है संडे के संडे लाहौर से टोरंटो, और
वो आपको आइटिनरी अगर आप पीआईए की साइट से बुक करें तो वो आगे आपको किसी और कैरियर के साथ पार्टनर करके, तो मेरे केस में वेस्ट जेट उन्होंने रखा हुआ था जो कि एक कैनेडियन लोकल कैरियर है। तो लाहौर से टोरंटो और टोरंटो से कैलगरी, तो लाहौर से टोरंटो की फ़्लाइट मुझे वो दिखा रहे थे कि 14 घंटे की होगी, और उसके बाद कैलगरी तक, टोरंटो से कैलगरी मज़ीद 4.5 घंटे। वो वीडियोज़ आपने मेरे चैनल पर देखी हुई हैं। खैर, तो मैंने कहा, घर वालों से मशवरा किया, ख़ुद भी काफ़ी सोचा, रिस्क था इसमें नो डाउट, लेकिन फिर मैंने कहा कि कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क मुझे लेना चाहिए। आई डोंट नो ये सही था या गलत था, क्योंकि ऑब्वियसली ख़ुदकुशी तो हराम है, लेकिन मैंने कहा लोग जा ही रहे हैं। और मैंने फिर पीआईए को कॉल की और मैंने उससे पहले कंफर्म किया कि ये फ़्लाइट कंफर्म है, और वो फ़्लाइट थी ग़ालिबन 12 जुलाई की। तो उससे मुझे ये था कि एटलीस्ट मेरे पास 19 जुलाई वाली भी फ़्लाइट कंफर्म है और ये 12 जुलाई की भी है। तो अगर मैं 12 वाली पे चला गया तो मैं 19 वाली कैंसिल करवा दूंगा, अगर ये कैंसिल होती तो फिर मेरे पास सेकेंडरी 19 वाली ऑप्शन बच जाएगी। तो मैंने इस सोच के तहत पीआईए कॉल की, उन्होंने मुझे कंफर्म किया, मैं उनकी वेबसाइट पे गया, मैंने पे किया ऑनलाइन ही, और उन्होंने मुझे टिकट इशू कर दी 12 जुलाई 2020 लाहौर से टोरंटो और टोरंटो से कैलगरी। फ़्लाइट मैंने कर ली, और उसके बाद फिर एक्चुअल में वो दिन भी आ गया, और फिर मैं फ़्लाई भी कर गया, और फिर मैं यहाँ पहुँच भी गया। और आप में से जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उन्होंने देखा ही होगा, मेरे बैग्स रह गए, और वो एक अलग चीज़ है, वो आप वीडियो सारी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं इस तरफ इशारा इसलिए करता हूँ, मेरा लैपटॉप इधर पड़ा हुआ है, तो वो नेचुरली मेरा जहन इस तरफ जाता है, क्योंकि मैं इसी पे बैठ के वीडियोज़ एडिट करता हूँ। खैर, तो ये थी जी मेरी स्टोरी, और वहाँ मैं किस तरह आया। अब वहाँ आपने शायद नोट किया हो, मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने जॉब वाली अपलोड की थी, मैंने उसमें बोला था मैं टोरंटो में हूँ। तो मैं टोरंटो में क्यों हूँ, और वो तो मैं कैलगरी में आया था, ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा, क्योंकि वो वीडियो आउट ऑफ सीक्वेंस थी, मैंने उस वीडियो के अंदर लिखा हुआ था। और दरमियान में मैं कैलगरी से टोरंटो किस तरह पहुँचा, और वो सारा सफ़र जो 1-1.5 महीने का है, वो वीडियोज़ एडिट करने वाली हैं, वो शॉर्ट हुई हैं सारी, वो मैं एडिट करके वो लगाऊंगा। बट ये वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बहुत से लोगों के मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेजेस आ रहे थे कि यार अपनी वो स्टोरी तो कंप्लीट कर दो ना, ताकि हमें आइडिया हो, क्योंकि पीएनपी एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है अगर आपके पॉइंट्स मेरी तरह कम हैं। 438 होते तो आज तक 438 पे कट ऑफ नहीं गया, कोरोना वायरस है, जो मर्जी है, आप सालों की हिस्ट्री उठा के देख लें, मैंने पहले भी बताया था 439 इज़ द लोएस्ट दैट आई हैव सीन इट गो डाउन टू। तो उस सारी चीज़ के बावजूद अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र और माँ बाप की दुआएं और आपकी अपनी मेहनत, ये 3 चीज़ें हों तो इंसान कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसके अंदर प्रॉबली आपको मैं दोबारा मिलूँगा कैलगरी में, और वो सारा सफ़र कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड आपके पास जो भी सवालात हों आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स में या ईमेल पे, या जिस तरह भी इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम में यहाँ डाल दूँगा, आप उसको मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं लोगों के सवालों के जवाब भी देता हूँ। तो और फिर मैं इस सारे सफ़र के इंडिविजुअल चीज़ें, आइल्स आपने वेस्ट से किस तरह वो करवानी है अपनी इक्विवेलेंस, फिर उसके बाद आपने फॉर्म किस तरह, अपनी प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करनी है, आपने उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन, अब जिस तरह मैंने फॉर एग्जांपल लाहौर में पुलिस सर्टिफिकेट बनवाना था, इंटरनेट पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और जो पड़ी थी वो पुरानी थी, और वैसा कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ गया, अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब खिदमत सेंटर बन चुके हैं लाहौर में, बड़ा बेहतर सिस्टम उन्होंने कर दिया हुआ है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, किस पे पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए, ये सारी इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।